हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन 23 दिसंबर 2024 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 278 का संबंध यहां पर 417 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार 278 का संबंध 417 के साथ में है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 518 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो यहां पर इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या किया गया है, यहां पर 278 से यहां पर 417 कैसे बनाया गया है। तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 278 के अंदर क्या किया गया है, 2 का भाग दिया गया है। तो 278 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा 139 है। अब 139 से यहां पर 417 कैसे बनेगा, तो यहां पर क्या किया गया है, इस 139 का मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ में। तो 139 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 417। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 417 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 518 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन 518 के अंदर क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो 518 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई 518 के अंदर हम 2 का भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा 259। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 259 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, 3 के साथ में। क्यों, क्योंकि यहां पर 139 का मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ में। तो यहां पर देखिए 259 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 777। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 777। अब हमें देखना है कि 777 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 777 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और जिनका भी एग्जाम 23 दिसंबर 2024 के बाद में होने वाला है वो भी इस क्लास को एंड तक देखें, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके आगे एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ध्यान से देखना है कि सीरीज में आपको कौन कौन सी संख्या दी गई है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें संख्या दी गई है, पहले 8 है, 8 के बाद में 14, 14 के बाद में 26 है, 26 के बाद में 50 है, 50 के बाद में 98 और 98 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 8 से यहाँ पर 14 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 8 का क्या किया गया है, 2 गुना किया गया है और इसमें से क्या किया गया है, -2 किया गया है। तो 8 का 2 गुना कितना होता है, 16 होता है और 16 में से 2 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। इसी प्रकार से आगे देखिए 14 से 26 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, 14 से 26 बनाने के लिए पहले 14 का किया गया है 2 गुना और जो संख्या आई है उसमें से क्या किया
गया है, -2 किया गया है। तो 14 का 2 गुना कितना होता है, 28 होता है। और 28 में से 2 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। और 26 आप सभी के सामने है। इसी प्रकार से आगे देखिए, 26 से यहाँ पर कितना बन रहा है, आगे 50 है। तो 26 से 50 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, यहाँ पर भी पहले 26 का किया गया है 2 गुना, और जो संख्या आई है उसमें से -2 किया गया है। तो 26 का 2 गुना होता है 52, और 52 में से 2 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। और 50 यहाँ पर है। इसी प्रकार से आगे देखिए, 50 से कितना बन रहा है, 98। तो 50 से 98 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, सबसे पहले तो किया गया है 50 का 2 गुना, और फिर क्या किया गया है, जो संख्या आई है उसमें से 2 को कम किया गया है। तो 50 का 2 गुना होता है 100, 100 में से 2 को कम करेंगे तो कितना बचेगा, 98। और 98 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 98 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हाँ सर, हम बिल्कुल बता सकते हैं कि अब इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर 98 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 98 का क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, और जो संख्या आएगी उसमें से क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो मेरे भाई 98 का 2 गुना कितना होता है, 98 का 2 गुना होता है 196, और 196 में से 2 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा, तो 196 में से 2 को कम करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 194। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 194। अब हमें देखना है कि 194 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 194 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, जो भी बच्चा या जिसका भी एग्जाम 23 दिसंबर के बाद में होने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 4500 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपए, यानी कि 35 रुपए की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और ये 4500 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। और उन सभी बच्चों को 4500 प्लस क्वेश्चनों के अलावा करंट अफेयर्स के 1500 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा। यानी कि लगभग 35 रुपए के अंदर आपको 6000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। तो जल्दी से जाइए और इस पीडीएफ को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। यानी कि आपके जितने भी दिन बचे हुए हैं उन सभी दिनों के अंदर आपको क्या करना है, जीके, जीएस और साइंस और साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को, इन 6000 क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करके जाना है। क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं एग्जाम के अंदर वो सभी क्वेश्चन लगभग इन 6000 प्लस क्वेश्चनों में से कवर हो जाएंगे। और इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स की क्लासेज होंगी उन सभी क्लासेज का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक कूट भाषा में यदि RAFT को 180 और DON को 99 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में SHWER को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और ये प्रश्न आपके RRB टेक्नीशियन एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए जाएं उनका क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर RAFT को यहाँ पर 180 कैसे लिखा गया है, ठीक है।
फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है कि DON को यहाँ पर 99 के रूप में कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि SHWER को क्या लिखा जाएगा या फिर किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर RAFT को यहाँ पर 180 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर हैं इनका नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इन अल्फ़ाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो देखिए R का नंबर होता है 18, ठीक है, ए का नंबर होता है 1, एफ का नंबर होता है 6 और टी का नंबर होता है 20। फिर क्या किया गया है, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर इन सभी संख्याओं को जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए 18 और 1 हो जाएगा 19, 19 और 6 हो जाएगा 25, 25 और 20 कितना हो जाएगा, तो 25 और 20 हो जाएगा 45। अब 45 से 180 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर हैं इन सभी को टोटल करके इसकी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर टोटल अल्फ़ाबेट लेटर कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर इस 45 का मल्टीप्लाई किया गया है 4 के साथ में। तो 45 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 180। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए 180 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से देखिए कि यहाँ पर भी DON को यहाँ पर 99 इसी प्रकार से लिखा गया है। क्या तो करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर इनका नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए D का नंबर होता है 4 है, ठीक है। फिर क्या है O का नंबर होता है 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। फिर क्या है N का नंबर कितना होता है, N का नंबर होता है 14, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 15 कितना हो जाएगा 19, 19 और 14 कितना हो जाएगा, 19 और 14 हो जाएगा 33, ठीक है। अब 33 से 99 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर हैं इन सभी का क्या करेंगे, यानी इनको टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद में इस 33 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल लेटर कितने हैं, 3 हैं। तो 33 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा 33 या 99, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए 99 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं कि SHWER को क्या लिखा जाएगा या फिर किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं कि यहाँ पर SHWER को क्या लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर दिए गए हैं उनका करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई एक बार हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पर देखिए पहला लेटर क्या है एस का नंबर कितना होता है, एस का नंबर होता है 19, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 19, ठीक है। उसके बाद में क्या है एच का नंबर कितना होता है 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 है। फिर क्या है डब्लू का नंबर कितना होता है, डब्लू का नंबर होता है 23, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23 है। फिर क्या है ई का नंबर होता है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। फिर क्या है आर का नंबर कितना होता है, आर का नंबर होता है 18, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18। अब क्या करेंगे, इन सभी को टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 19 और 18 कितना, यानी कि 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, और 27 और 23 कितना हो जाएगा 50, 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, 55 और 18 कितना हो जाएगा 73। तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो कितना बनेगा 73 है। अब क्या करेंगे, इस 73 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, यहाँ पर टोटल अल्फ़ाबेट लेटर की संख्या के साथ में। तो यहाँ पर टोटल अल्फ़ाबेट लेटर कितने हैं 5 हैं, तो यहाँ पर हम 73 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, 5 के साथ में। तो मेरे भाई 73 का मल्टीप्लाई हम 5 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 365, ठीक है। अब हमें देखना है कि 365 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 365 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि यह चौथा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो इसके लिए बहुत ही शानदार लॉजिक है, और यदि ये लॉजिक आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई लॉजिक क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो याद रखना ऐसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 3। अब ऐसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या 3 कैसे होती है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई एक त्रिभुज तो ये हो जाएगा,
दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा। और इसी के साथ में ध्यान से देखिए, 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा त्रिभुज ये बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 3। अब आपको लॉजिक क्या लगाना है, एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न मिले तो करना क्या है, आपको यहां पर देखना है कि इस तरह की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में कितनी है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए एक आकृति आपको ये वाली दिखाई दे रही है, तो हाँ सर हमें बिल्कुल ये वाली एक आकृति हमें दिखाई दे रही है। और हम आपको क्या करेंगे, एक एक आकृति आपको कलर चेंज करके दिखाएंगे ताकि आपको एग्जाम के अंदर या फिर आपको इस प्रश्न को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। यहां पर देखिए इसी के साथ में जस्ट इसके नीचे देखिए एक आकृति ये वाली दिखाई दे रही है, तो हाँ सर हमें एक आकृति ये वाली भी दिखाई दे रही है। कितनी आकृति हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इसी के साथ में देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई तीसरी आकृति आपको ये वाली दिखाई दे रही है, तो हाँ सर तीसरी आकृति हमें ये वाली भी दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरह से ये वाली आकृति, तो कितनी आकृति हो गई है, 3 आकृति। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 3। एक आकृति में ऐसी में कितने त्रिभुज होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, 3 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया के हो जाएगा 9। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर देखिए एक आकृति आपको यहाँ पर ये वाली दिखाई दे रही है, तो हाँ सर एक त्रिभुज हमें ये वाला भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 9 के अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस 1 और कर देंगे। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक एक त्रिभुज को आपको क्या करना है, समझना है। अब यहाँ पर देखिए इसी के साथ में यहाँ पर आपको एक ये बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो हाँ सर इन सभी आकृतियों को मिलाकर एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, प्लस 1 और कर देंगे। इसी के साथ में यहां पर देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पर एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, तो हाँ सर बिल्कुल एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, प्लस 1 और कर देंगे। इसी के साथ में हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर देखिए मेरे भाई इसी के साथ में यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, तो हाँ सर एक त्रिभुज ये वाला भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस त्रिभुज को काउंट करने के बाद में यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति के अंदर आपको कोई अन्य त्रिभुज दिख रहा है, तो नहीं सर इनके अलावा हमें इस आकृति के अंदर कोई भी अन्य त्रिभुज नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन सभी को काउंट कर लेंगे। तो देखिए 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 और 1 हो जाएगा 11, 11 और 1 हो जाएगा 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या है 13। अब हमें देखना है कि 13 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 13 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको इस तरह का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए शब्दों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि माँ, पिता और भाई का सही वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो मेरे भाई वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम बनाना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन देखने से क्या होगा, आप वेन डायग्राम को फटाफट से बना लोगे। तो यहां पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है माँ, दूसरा शब्द है पिता और तीसरा शब्द है भाई। इन तीनों शब्दों से हमें बनाना है वेन डायग्राम। कैसे बनाएंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, क्या माँ और पिता इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, माँ और पिता के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि माँ अलग होती है, पिता अलग होता है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए क्या पिता और भाई के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर, पिता और भाई के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जो एक पिता होता है वो क्या हो सकता है, भाई भी हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, और जो भाई होता है वो क्या हो सकता है, एक पिता हो सकता है। ठीक है, इसलिए पिता और भाई के बीच में रिलेशन है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर माँ और भाई के बीच में रिलेशन देखेंगे। क्या माँ और भाई के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, माँ और भाई के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि माँ
माँ अलग होती है, भाई अलग होता है। अब इतना हमें पता चल गया। वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे तो वो देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम पहला आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, पिता के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये पहला आरेख हो गया किसके लिए, पिता के लिए। अब दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, भाई के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ भाई क्या होंगे, पिता होंगे, और कुछ पिता होंगे वो क्या होंगे, भाई भी होंगे। तो यहाँ पर हम पिता का कुछ हिस्सा ले लेंगे किसके लिए, भाई के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ पिता यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यानी कि ये तो आरेख हो गया पिता के लिए, और ये आरेख हो गया किसके लिए, भाई के लिए। और जो ये बीच में ये है ये किसके लिए है, यानी कि कुछ पिता भाई हैं और कुछ भाई क्या है, पिता हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार से तीसरा शब्द क्या बच गया, माँ बच गया। तो क्या माँ का रिलेशन पिता के साथ में है, तो नहीं सर, माँ का रिलेशन पिता के साथ में नहीं है। इसी के साथ में देखिए क्या माँ का रिलेशन भाई के साथ में है, तो नहीं सर, माँ का रिलेशन भाई के साथ में भी नहीं है। यानी कि जो माँ शब्द है ये पिता और भाई दोनों से क्या है, अलग है। तो यहाँ पर हम तीसरा आरेख इन दोनों से अलग बना देंगे किसके लिए, माँ के लिए। ठीक है। यानी कि आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी को, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस को, और ऑप्शन डी है भगत सिंह को। तो यहाँ पर देखें इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो यहां पर देखें इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन गैस, और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न यहाँ से और भी बनता है, काफी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर है कि CFC
का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखना CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली निम्न में से कौन सी किरणों की या कौन सी किरणों को रोकती है? तो याद रखना जो ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाली पहरा बैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में कौन सा अंग विटामिन डी का निर्माण करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूछा गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग विटामिन डी का निर्माण करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो मानव शरीर की जो त्वचा होती है वो विटामिन डी का निर्माण करती है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहां पर देखिए एक प्रश्न आपसे यहीं से बनता है और पूछ भी लिया जाता है एग्जाम के अंदर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, या फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। ठीक है, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है बुध ग्रह, ऑप्शन बी है शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी है पृथ्वी ग्रह और ऑप्शन डी है मंगल ग्रह। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से जो बुध ग्रह होता है वो सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है ठोस माध्यम में, ऑप्शन बी है द्रव माध्यम में, ऑप्शन सी है गैस माध्यम में और ऑप्शन डी है निर्वात माध्यम में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर देखने से पहले यहाँ पर देखिए 90% बच्चे यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं और दोनों प्रश्नों के अंदर कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर को चेक करते हैं, टिक करते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पर देखिए एक प्रश्न यहीं से और बनता है, पूछा जाता है कि प्रकाश की गति या प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, और यहां पर पूछा गया है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है ए। और याद रखना प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो याद रखना प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात माध्यम में। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन ए है न्यूटन के गति के पहले नियम पर है, ऑप्शन बी है न्यूटन की गति के दूसरे नियम पर है, ऑप्शन सी है न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, या फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है ये क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के लगभग 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके जीके, जीएस और साइंस के इस 4500 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ को आप ले सकते हैं।
और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपए। यानी कि 35 रुपए की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इन 4500 प्लस क्वेश्चनों के अलावा आपको करंट अफेयर्स के 1500 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा। यानी कि 35 रुपए के अंदर आपको लगभग 6000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जब कोई वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है तो उसकी छवि 10 सेंटीमीटर पर बनती है। यह दर्पण कौन सा है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि जब कोई वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो उसकी छवि 10 सेंटीमीटर पर बनती है। यह दर्पण है समतल दर्पण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इन 15 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 23 दिसंबर के बाद में होने वाला है उन सभी के पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।